गुड इवनिंग एवरीवन। WB टेट का सिलेबस देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया है कि मैथ का जो सेक्शन है जिसमें मैक्सिमम कंटेंट के क्वेश्चन आते थे, अब उसमें 50% कंटेंट और 50% आपका पेडागोगी से आएगा। तो बहुत जरूरी है कि हम मैथ के पेडागोगी पर भी ध्यान दें। तो आज जो हम लोग मैथ के पेडागोगी के सेक्शन को डिस्कस करने वाले हैं उसमें से चंद टॉपिक ये है। तो आज हम इन टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम अदर टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हम चाहते हैं कि आप इन टॉपिक्स को देखें और इनके मुताबिक जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करें। फिर अदर जो टॉपिक आएगा आप उसे देखने के बाद उनके क्वेश्चन को सॉल्व करें। एक साथ पढ़ाने से क्या होता है ना, एक बर्डन सा बन जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो हमारा इंडक्टिव रीजनिंग है, दूसरा डिडक्टिव रीजनिंग, तीसरा सिमेट्री, चौथा टेसेलेशन, पांचवा वैन हेली थ्योरम। ठीक है, तो इन सब टॉपिक के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इतना तो उम्मीद है कि अगर आप इन 5 टॉपिक के बारे में पढ़ लीजिएगा तो आपका पेडागोगी का 40 से 50% इन टॉपिक के जरिए क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक इंडक्टिव रीजनिंग से। इंडक्टिव रीजनिंग जो है, हम बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, अगर हम बच्चों को एग्जाम्पल से पढ़ा रहे हैं, पहले उन्हें एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर उनको डिफाइन कर रहे हैं, फिर उनके रूल पर लेकर के जा रहे हैं, तो वो हमारे इंडक्टिव रीजनिंग में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम बच्चों के सामने बहुत सारा सेफ रख देते हैं। बच्चों के सामने हमने रख दिया बोर्ड का सेफ, उनका बुक का सेफ, उनका कॉपी का सेफ, और उनसे पूछे तो बच्चों को क्या है ना, सब एक जैसा नजर आएगा। बोर्ड उनको ऐसा नजर आ सकता है, कॉपी उनको ऐसा नजर आ सकता है। तो वो क्या है ना, बच्चों को ये नहीं नजर आएगा कि इसका चारों सेफ क्या है, बराबर है, ये नहीं नजर आएगा। इसका 2 साइड बराबर है, ये नहीं नजर आएगा। बच्चों को क्या नजर आएगा, ये जो है चरकुट्टा है, ये जो है चरकुट्टा है। तो बच्चों को क्या नजर आएगा कि उनका जो सेफ है वो चौड़ा है। ठीक है, बस उनको ये नजर आएगा। लेकिन उनको हम ये दिखा देते हैं, उसके बाद उनको डिफाइन करेंगे कि ये जो बोर्ड है ना हमारा, ये क्या है, स्क्वायर है। अगर हम बोर्ड जिसके अगर हम बच्चों को ये बता दें कि ये जो आपके सामने बोर्ड नजर आ रहा है, देखो इसके ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड बराबर है, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा स्क्वायर। ठीक है, अगर हम बच्चों को ये बताएं कि जो जिसके 2 साइड बराबर हो, ये साइड और ये साइड बराबर हो, ये साइड और ये साइड बराबर हो, वो भले ही देखने में आपको चौड़ा लगे, देखने में लगे हाँ कि चरकुट्टा है, वो क्या, लेकिन ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा रेक्टेंगल। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले एग्जाम्पल बता रहे हैं, फिर बच्चों को डिफाइन कर रहे हैं कि चारों साइड बराबर है तो वो हो गया स्क्वायर, 2 साइड बराबर है आमने सामने के तो वो हो गया रेक्टेंगल। तो ये हमारा आएगा इंडक्टिव रीजनिंग में। किस रीजनिंग में आएगा, इंडक्टिव रीजनिंग में। तो याद रखिएगा, इसमें पार्टिकुलर टू जर्नल जाएंगे। पार्टिकुलर टू जर्नल, पार्टिकुलर मीन्स होता है एग्जाम्पल, जो बहुत सारे हो सकते हैं। आप एग्जाम्पल में कुछ भी बता सकते हैं। आप एग्जाम्पल में क्लासरूम का विंडो भी बता सकते हैं, क्लासरूम का बोर्ड, बुक, बहुत सारे ऐसा है जो आप क्या करते हैं एग्जाम्पल में बता सकते हैं। जर्नल जो सबके लिए सेम हो, सबके लिए। अगर आप ऐसा नहीं है, बहुत सारे बच्चे ने अलग अलग एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन जर्नल क्या होगा, सबके लिए सेफ होगा। स्क्वायर शेप बोर्ड का भी हो सकता है और स्क्वायर शेप आपका विंडो का भी हो सकता है, लेकिन स्क्वायर का जो रूल होगा वो क्या होगा, जर्नल होगा, सबके लिए कॉमन होगा कि चारों साइड क्या होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, ठीक है, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट मतलब हम उस चीज को क्या कर सकते हैं, छू के बता सकते हैं। तो इसमें इंडक्टिव में क्या होता है, वो आपका क्या होगा, कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, मतलब कि पहले हमारे सामने जो मौजूद है जिसको हम छू के बता सकते हैं, उसके बाद हम क्या आगे का स्टेप एब्स्ट्रैक्ट जो कि हमारे माइंड में है उसमें जाते हैं। क्लियर। दूसरा है नोन टू अननोन, हम जो चीज जानते हैं पहले उसे रखते हैं। जैसे हम विंडो को जानते हैं, हाँ बिल्कुल जानते हैं।
हम बोर्ड को जान रहे हैं, लेकिन बोर्ड के चारों साइड बराबर होंगे उसे ही स्क्वायर बोलेंगे, ये बात बच्चे नहीं जानते हैं। बोर्ड है ये बात बच्चे जानते हैं, लेकिन चारों साइड बराबर होंगे और वो स्क्वायर होगा ये बात बच्चे नहीं जानते हैं। ये आ जाएगा नोन टू अननोन में। तो ये आपका क्या कहलाएगा, इंडक्टिव रीजनिंग। उम्मीद है आपका इंडक्टिव रीजनिंग क्लियर हो गया होगा। और ये जो अगर आपके ऑप्शन में आता है तो इंडक्टिव रीजनिंग जो है वो बेस्ट तरीका है पढ़ाने का। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या है, हम बच्चों को पहले पूरा का पूरा रूल बता देते हैं। जैसे कि चार साइड अगर आपस में बराबर होंगे तो वो स्क्वायर होगा, आमने सामने के साइड आपस में बराबर होंगे तो वो क्या होगा, रेक्टेंगल होगा। तो इस तरीका से हम रूल उनको बता देते हैं। उसके बाद फिर बोलते हैं देखो हमारे सामने जो विंडो है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है हमारा स्क्वायर का। हमारे सामने जो बोर्ड है वो किसका एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है रेक्टेंगल का। इस तरीका से हम बच्चों को क्या करते हैं, एग्जाम्पल बाद में देते हैं और पहले क्या करते हैं, रूल को बता देते हैं। तो वो हमारा कहलाता है डिडक्टिव रीजनिंग। याद रखिएगा इंडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, पहले किस चीज को बताते हैं, पहले एग्जाम्पल को बताते हैं। डिडक्टिव में हम लोग पहले रूल को बताते हैं। जर्नल टू पार्टिकुलर अगर बात की जाए तो पहले रूल सबके लिए एक जर्नल होगा, लेकिन एग्जाम्पल तो बहुत सारे हो सकते हैं। विंडो का जो हो सकता है, क्लासरूम का जो विंडो हो वो क्या हो सकता है, आपका स्क्वायर हो सकता है। क्लासरूम का बोर्ड भी स्क्वायर हो सकता है, बुक भी स्क्वायर हो सकता है, या फिर तीनों के तीनों रेक्टेंगल हो सकते हैं। तो एग्जाम्पल जो है वो ढेर सारा हो सकते हैं। इसीलिए पहले जर्नल से क्या होता है, पार्टिकुलर मतलब रूल तो एक ही होगा कि चारों साइड आपस में बराबर है तो वो स्क्वायर। अब स्क्वायर का क्या है, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। दो आपस में आमने सामने बराबर हो तो क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल। तो उसके एग्जाम्पल भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो डिडक्टिव में क्या होता है, जर्नल से पार्टिकुलर की तरफ जाता है। नोन टू नोन, अननोन टू नोन की तरफ जानते हैं। तो बच्चों को पता है वो जो सामने हमारा जो विंडो है या सामने जो हमारा बोर्ड है वो क्या है, हमारा देखने में चौड़ा है, ठीक है। लेकिन बच्चों को ये नहीं पता है कि उनके आमने सामने के क्या है, बराबर है। उनके या चारों साइड, स्क्वायर के चारों साइड बराबर होते हैं तो वो स्क्वायर, तो वो नहीं पता है। तो पहले हम उनको बताते हैं चारों साइड बराबर होते हैं उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। जैसे कि हमारा बोर्ड, ठीक है, स्क्वायर है। तो बच्चे क्या है, अननोन से नोन की तरफ, बोर्ड को तो वो जानते हैं लेकिन वो बोर्ड पर बाद में आ रहा है। पहले वो क्या जान रहे हैं कि जिसके चारों साइड बराबर होते हैं वो स्क्वायर है। उसके बाद में आ रहे हैं कि ये जो है बोर्ड जो है वो स्क्वायर का एग्जाम्पल है, तो वो क्या होगा, अननोन से नोन की तरफ जाएंगे। क्लियर। मुझे क्या होता था ना, इंडक्टिव और डिडक्टिव में बहुत कंफ्यूजन होता था। मतलब स्पेशली एग्जाम में क्या होता था ना, माइंड से निकल जाता था कि जर्नल टू पार्टिकुलर इंडक्टिव है या फिर पार्टिकुलर टू जर्नल इंडक्टिव है। माइंड से ना अक्सर होता था कि एग्जाम में निकल जाता था। तो मैं इसे याद कैसे रखूं, मैंने ये सोचा। फिर मैंने देखा ये डिडक्ट कर रहा है, मतलब चीजों को तोड़ रहा है। तो मैंने इस तरीका से याद किया। वैसे सबका याद करने का तरीका अलग अलग होता है, जिसको जैसे सहूलत हो वैसे याद कीजिए। जरूरी ये है कि याद रहे, ठीक है। तो डिडक्ट, तो जर्नल तो एक रूल सबका होता है, ठीक है, रूल जो है सबका होता है एक जैसा, ठीक है। लेकिन उस क्या होता है, बहुत सारे एग्जाम्पल में टूट जाते हैं। तो जर्नल पहले आएगा, उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल में वो चीज टूट जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, आपका डिडक्टिव रीजनिंग। और बहुत सारे एग्जाम्पल आकर के एक रूल बन जाए तो वो हो जाएगा इंडक्टिव रीजनिंग। तो इस तरीका से मैंने याद किया, आपको जैसे मन वैसे याद कीजिए। आगे का टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री, ठीक है। बस ये सब टॉपिक जो है ना आपका एक एक लाइन में क्लियर होने वाला है, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिमेट्री। तो चलिए सिमेट्री जो है उस टॉपिक को देखते हैं। तो सिमेट्री जो है ऐसा अल्फाबेट, ऐसा नंबर अगर उसको काटा जाए, फोल्ड किया जाए तो उसका जो है सेम शेप बने, तो वो क्या कहलाता है, सिमेट्री। बस आपके सामने कुछ इमेजेस दिए हो रहेंगे, आपसे पूछा जाएगा इसमें से सिमेट्री जो है कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। तो याद रखिए कि कट इनटू सेम शेप, अगर सेम शेप में काटा जाए, कोई अल्फाबेट हो, कोई नंबर हो,
तो वो आपका क्या बनेगा, सिमेट्री। बस इतना ही आपको याद रखना, और कुछ याद रखने की जरूरत ही नहीं। तो देखिए ये जो हमारा है बी का शेप है, ये जो है हमारा बी का शेप है। तो बी को अगर हम इस तरीका से कट करते हैं तो एक शेप ऐसे बनता है और एक शेप ऐसे बनता है। क्या ये सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है ना, ये शेप सेम है ना ये शेप सेम है, तो ये हमारा सिमेट्री का पार्ट नहीं होगा। लेकिन बी को अगर इस तरह से काट दिया जाए, बीच से दिस लाइन जो कटा हुआ है, तो एक शेप हमारा क्या बन रहा है, ऐसे, और दूसरा शेप हमारा क्या बन रहा है, ऐसे। तो क्या ये सिमेट्री का पार्ट है? बताइए, ये भी सिमेट्री का पार्ट है, क्योंकि देखिए शेप जो है हमारा सेम बन रहा है, ये अपोजिट है लेकिन शेप जो है सेम बन रहा है। ए हुआ, ए हुआ, ए को अगर बीच से ऐसे ऐसे काट दिया जाए तो ये हमारा सेम शेप बन रहा है। लेकिन अगर इस तरीका से कट किया जाए तो सेम शेप बन रहा है नहीं। तो इसे ही क्या कहेंगे, अगर सेम शेप बनता है तो आपका क्या कहलाएगा, सिमेट्री। अगर सेम शेप नहीं बनता है तो वो सिमेट्री नहीं होगा। बस सिमेट्री के बारे में आपको इतना ही जानने की जरूरत है, अगर उसे कट करने के बाद या फोल्ड करने के बाद सेम शेप में आए तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्री। अब आपके सामने एग्जाम्पल हो, आपको बस ऑप्शन चूज करना है। नेक्स्ट टॉपिक टेसेलेशन, ये भी सिर्फ 2 मिनट का ही टॉपिक है जिसमें आपका क्लियर हो गया, आपने क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर लिया। टेसेलेशन क्या है, क्रिएट शेप विदाउट एनी गैप एंड क्रिएट शेप विदाउट ओवरलैप। एक शेप अगर आपका क्रिएट हो रहा है जिसमें गैप नहीं है और ओवरलैप नहीं कर रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका टेसेलेशन का पार्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर देखिए, ये एक शेप हो गया, यहां से मैंने ऐड करके एक और शेप बना दिया, यहां से एक, तो ये क्या हो रहा है ना कि हमारा गैप नहीं हो रहा है। यहां से इसे ऐड करके एक और शेप, यहां से इसे ऐड करके एक और शेप, यहां से इसे ऐड करके एक और शेप, तो बीच में गैप तो नहीं आ रहा है, किसी तरह का कोई गैप तो आ नहीं रहा है। तो यहां से ऐड करके एक और शेप, तो इस तरीका से एक शेप बन गया जिसके बीच में कोई गैप नहीं है और वो एक दूसरा को ओवरलैप नहीं कर रहा है। ओवरलैप करने के मतलब ये शेप हो गया, अब हम इसको यहां से ऐसे करके इस तरीका से बनाएंगे, यहां से ऐसे करके इस तरीका से बनाएंगे, तो ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो उसे क्या करेंगे हम, टेसेलेशन कहेंगे। ठीक है, टेसेलेशन का ही दूसरा नाम टाइलिंग है, याद रखिएगा। ऑप्शन में आपको टेसेलेशन भी दे सकता है और टाइलिंग भी दे सकता है। अब इसे टाइलिंग क्यों कहते हैं, ये बात अच्छा तरीका से समझ लीजिए। घर में टाइल्स लगा हुआ तो होगा, मैक्सिमम लोगों का टाइल्स लगा हुआ होगा, तो आप देखिएगा कि टाइल्स जो लगा हुआ है वो एक के बाद एक करके है, जिसके बीच में गैप तो कुछ भी नहीं है और वो एक दूसरा को क्या कर रहा है, ओवरलैप भी नहीं कर रहा है। इसीलिए क्या कहा जाता है, टेसेलेशन को टाइलिंग कहा जाता है। अगर आपका क्वेश्चन आ गया टेसेलेशन पे तो आपका कंसेप्ट तो बिल्कुल क्लियर हो गया। अब आप बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं। डोंट वरी, मैं एमसीक्यूज इन टॉपिक पे जरूर करवाऊंगी। वैन हेली थ्योरी, वैन हेली ने एक थ्योरी दिया है जिसका नाम ज्योमेट्रिकल थिंकिंग या ज्योमेट्रिकल थॉट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। जिसमें उन्होंने 5 लेवल के बारे में बताया है, लेवल 0 से लेकर लेवल 4 तक। लेकिन हमारे लिए लेवल 0 से लेवल 2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पे जो क्वेश्चन आता है वो लेवल 0 से लेकर के लेवल 2 तक ही आता है। लेवल 3 और 4 जो है वो आपका अपर प्राइमरी लेवल में पूछा जाता है, तो हमें फोकस इस पे जो है ज्यादा करना है। क्लियर? तो बात करते हैं इनके लेवल के बारे में। तो उन्होंने बताया कि लेवल 0 में जो होता है वो विजुअलाइजेशन होता है। विजुअलाइजेशन मतलब बच्चे जो चीज को देख रहे हैं, ठीक है, विजुअलाइज कर रहे हैं। जैसे उन्होंने देख लिया चांद गोल है, रोटी गोल है, अंडा गोल है, मतलब गोल है, उनको ये पता है कि गोल है। ठीक है, ये नहीं समझ रहे हैं कि अंडा जो है वो क्या है, वो ओवल शेप में है, उनको ये नहीं, बस गोल है तो मतलब गोल है।
पैसा जो है गोल है, मतलब गोल है। ये अगर वो ट्राइंगल देख रहे हैं, इस तरीका से ट्राइंगल हो, इस तरीका से ट्राइंगल हो, या फिर ट्राइंगल इस तरीका से हो, तो वो बस ये समझ रहे हैं, वो विजुअलाइज कर रहे हैं, बस इनका तीन साइड है, बस इतना विजुअलाइज कर रहे हैं। टीवी देख रहे हैं या बोर्ड देख रहे हैं या कुछ भी देख रहे हैं, बस विजुअलाइज कर रहे हैं इसका 4 साइड है, और उससे आगे बस विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो, लेकिन तो वो आ जाएगा आपका विजुअलाइजेशन में, वो सिर्फ देख रहे हैं कि ये चीज है। ये अब आता है एनालाइज करने की बात। अब क्या होता है, इस पे बच्चे एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। लेवल 1 में क्या है, बच्चे क्या करते हैं, एनालाइज करना स्टार्ट करते हैं। अब आता है एनालाइज करने की बात। एनालाइज में क्या है, बच्चे क्या है, इतना समझ जाते हैं कि ये जो स्क्वायर है ये अलग शेप का है, ये जो रेक्टेंगल है ये अलग शेप का है, ठीक है। नाम उनको पता है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, उनको क्या है, नाम पता है, ठीक है। अगर वो अंडा देखे तो ये ओवल है, अगर वो सर्किल देखे तो ये गोल है, इस तरीके से उनको क्या है, पता है, नाम पता है। अब ये है, लेकिन क्या है, उनको इनका रूल नहीं पता है। रूल इनको नहीं पता है कि अगर 4 साइड आपस में बराबर है तो वो क्या है, स्क्वायर है, अगर 2 साइड आपस में बराबर है तो वो क्या है, रेक्टेंगल है। उन्होंने ये ऐसे करके निशान देख लिया, तो वो विजुअलाइजेशन में तो ये समझ जाएंगे कि ये जो चौड़ा सा चीज है, कुछ है, वो विजुअलाइज कर लिए। एनालिसिस में वो ये तो समझ गए कि ये स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल नहीं है, पैरेललोग्राम में नाम पता है, सिर्फ नाम याद रखिएगा। एनालाइज कर पा रहे हैं इन चीजों को कि ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, ये चीज अलग है, वो क्या कर पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं, अलग अलग है। लेकिन उनको पूरा डिफिनेशन ये नहीं पता है, ये अलग कैसे है, ये अलग कैसे है, अगर ये स्क्वायर है तो ये रेक्टेंगल से अलग कैसे है, और अगर ये राउंड है, अगर ये सर्किल है तो ये ओवल से अलग कैसे है, तो उनको ये चीज नहीं पता है, लेकिन अलग अलग है, वो एनालाइज कर पा रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है। आता है आपका इनफॉर्मल डिटेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, इनफॉर्मल तरीके से, मतलब फॉर्मल में आ जाएगा आपका, पूरा डिडक्ट कर लेंगे वो, ठीक है, फार्मूला वगैरह साबित करके ये वो, ठीक है, कि उनको प्रूफ करके पूरा वो डिडक्ट कर लेंगे। लेकिन इनफॉर्मल में क्या है, बस वो इतना बता पा रहे हैं, अगर उनका चारों साइड आपस में बराबर है तो वो स्क्वायर है, अगर उनका 2 साइड आपस में बराबर है तो वो क्या है, रेक्टेंगल है। वो इस तरीका से क्या कर पा रहे हैं, बता पा रहे हैं। ये आपका क्या हो जाएगा, इनफॉर्मल डिडक्शन में आ जाएगा, जिसे एब्स्ट्रैक्शन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एब्स्ट्रैक्शन। डिडक्शन में क्या होगा, ये हर तरीका से इसे साबित करने लगेंगे कि ये क्या है, रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का क्या होगा, चारों साइड आपस में बराबर होंगे, 90 डिग्री का जाविया होगा, तो ये क्या होगा, पूरा तरीका से साबित करने लगेंगे। और राइगर में जो आपका आ जाता है ना, वो आपका मेंसुरेशन वाला हिस्सा आ जाता है, जिसमें लेंथ इतना है, ब्रेथ इतना है, ये सब आपका क्या आ जाएगा, राइगर में। तो ये दोनों पार्ट जो है आपका अपर प्राइमरी लेवल के लिए है, ये तीनों जो पार्ट है आपका प्राइमरी लेवल के लिए, इसे बस समझना जरूरी है। तो चलिए, जो टॉपिक किए हैं उसका एक एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कुछ इमेज दिया हुआ है आपको, उसमें से आपको सिमेट्री को पहचानना है कि कौन सा सिमेट्री है। तो देखिए, हम आपको सिमेट्री का बता चुके हैं कि अगर किसी इमेज को फोल्ड करने से या कट करने से अगर सेम आता है तो क्या होगा, वो सिमेट्री। तो अगर हम एम को कट करते हैं तो एक ऐसे निकल रहा और एक ऐसे निकल रहा, तो हमें तो पहला ही ऑप्शन मिल गया कि हमारा 1 जो है क्या है, वो सिमेट्री है। लेकिन आगे का भी देख लेते हैं। टी को अगर कट करेंगे एक ऐसे निकलेगा और एक क्या निकलेगा, इस तरीका से, तो सिमेट्री नहीं है। पी को कट किया जा रहा है, पी एक ऐसे निकल रहा और एक ऐसे, सिमेट्री है नहीं है। डी को कट किया जा रहा है एक ऐसे और एक ऐसे, तो सिमेट्री है नहीं है। तो हमारा ऑप्शन क्या हुआ, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टॉपिक इज सुइटेबल फॉर प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल के लिए कौन सा टॉपिक सुइटेबल है, रेशियो, इंटरेस्ट, टेसेलेशन, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, अगर किसी ने टेसेलेशन नहीं पढ़ा है तो वो सोचेगा ये कौन सा नया क्या आ गया है, टॉपिक आ गया है, ये तो हमारा अपर प्राइमरी में भी नहीं पढ़ाया जाता, ये हायर सेकेंडरी का हो सकता है। लेकिन बिल्कुल नहीं, टेसेलेशन क्या है, वो आपका प्राइमरी लेवल में पढ़ाया जाने वाला टॉपिक है, जबकि रेशियो को अपर प्राइमरी में, इंटरेस्ट को अपर प्राइमरी में
प्रॉफिट एंड लॉस को अपर प्राइमरी में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर गेव मल्टीपल एग्जाम्पल ऑफ ए शेप। एक टीचर ने मल्टीपल एग्जाम्पल दिया, ठीक है, एंड डिस्कस अबाउट शेप। उसके बाद क्या किया, शेप के बारे में डिस्कस किया। तो आपको बताना है विच ऑफ द फ्लोइंग मेथड इंडिकेट, तो ये कौन सा मेथड को इंडिकेट करता है, डिडक्टिव मेथड को, इंडक्टिव मेथड को, स्टोरी टेलिंग मेथड को, या नन ऑफ द एबव को। तो ये कौन सा मेथड को करता है, इंडक्टिव मेथड को, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, पहले हम एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, रूल को बताते हैं। हमारे पास ढेर सारे एग्जाम्पल है, उस चीज को लाके इंडिकेट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा इंडक्टिव मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द वैन हेली यानी वैन हेली थ्योरी से क्वेश्चन है, विच लेवल ज्योमेट्रिक थिंकिंग कैन चिल्ड्रेन एक्सेस द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कलेक्शन ऑफ शेप टुगेदर। एक्सेस मिल गया मतलब वो क्या कर सकता है, चीजों को एनालिसिस कर सकता है। तो लेवल 0 तो होगा नहीं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ शेप को क्या कर सकता है, कलेक्शन ऑफ शेप, एक ढेर सारा शेप है जिसमें वो क्या कर सकता है, वो शेप जो भी है उसको क्या कर सकता है, एसेस कर सकता है, अलग कर सकता है कि ये शेप है, ये शेप है, ये शेप है। तो इसमें हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेवल 1 एनालिसिस। आज के लिए यहीं तक। कल हम पेडागोगी का सेकंड पार्ट लेकर के आते हैं। जो भी बचा हुआ मैथ का पेडागोगी है हम उसमें डिस्कस कर लेंगे। उम्मीद है इससे ज्यादा तो एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि WB टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जितना भी उठा के देख लीजिए उसमें मैथ पेडागोगी का क्वेश्चन मिनिमम से मिनिमम आया है, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा आने वाला है क्योंकि सिलेबस में साफ साफ डिस्कस किया गया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और कल मिलते हैं सेकंड पार्ट में।